नमस्कार दोस्तों। आज हम हैदराबाद में जो इंसिडेंट हुआ था मई 2025 में फायर इंसिडेंट, उसके बारे में एक डिटेल्स केस स्टडी करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बताया था। तो चलिए देखते हैं कि हैदराबाद में ये फायर इंसिडेंट कैसे हुआ था और इसके क्या परिणाम हुए और इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी केस स्टडी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई केस स्टडी में, हैदराबाद फायर ट्रेजेडी 2025। ये जो प्रेजेंटेशन है ये एनालाइज करेगा 2025 में जो इंसिडेंट हुआ था हैदराबाद के एक बिल्डिंग में, और वहाँ पे क्या हुआ था इसका एनालिसिस हम करेंगे और इसके इफेक्ट्स के बारे में और अफेक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। इस प्रेजेंटेशन का ओवरव्यू ये है केस स्टडी का। ये जो इंसिडेंट हुआ था इसका डेट था मई 13, 2025 को, और बिल्डिंग का नाम था गुलजार हाउस इन हैदराबाद, इंडिया। ये जो बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग का जो टाइप था वो मिक्स्ड ऑक्यूपेंसी बिल्डिंग थी, मतलब रेसिडेंशियल और कमर्शियल ऐसा मिक्स इसका यूज होता था। काफी पुरानी बिल्डिंग थी, ओल्ड टाइप की बिल्डिंग थी, और बहुत कंजेस्टेड जोन में, मतलब छोटी छोटी गलियां रहती है ना, इस गली के जैसे एरिया में ये थी। और चार मीनार जो फेमस है हिस्टोरिकल प्लेस, उसके एकदम नजदीक ये बिल्डिंग थी। इसमें जो फायर हुई थी उसमें जो कैजुअलिटीज पाई गई वो 17 लोगों की उसमें जाने चली गई, इंक्लूडिंग 8 चिल्ड्रन, मतलब 8 बच्चे और बाकी के लोगों इसमें मर गए इसमें और फायर में, और बाकी की बहुत सारी इंजुरीज हुई। इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट था वो बहुत सारा डैमेज हो गया इस 3 स्टोरी बिल्डिंग को, मतलब पूरी की पूरी बिल्डिंग इसमें जल गई। इसका जो फायर का मेन मतलब बिल्डिंग का जो हमने डिटेल्स देखा है, तो ये बिल्डिंग टाइप जो था ये मिक्स्ड ऑक्यूपेंसी था। जैसे कि मैंने बताया, इसका जो कंस्ट्रक्शन था ये ओल्ड टाइप के बिल्डिंग था, और पुराना जमाने का बिल्डिंग होने के कारण, हैदराबाद की पुराने जमाने की बिल्डिंग, इसमें बहुत सारा पुराना लकड़ी का मटेरियल यूज किया गया था, ओल्ड वुडन मटेरियल इसमें था। और इसमें टोटल ऊपर की तरफ 3 फ्लोर थे और नीचे ग्राउंड था, मतलब टोटल वैसे देखा जाए तो 3 स्टोरी बिल्डिंग इसे हम लोग कह सकते हैं। इसका जो ऑक्यूपेंसी लोड था, यहाँ पे टोटल 21 लोग यहाँ पे वारदात जब हुई वहां पे मौजूद थे। उसमें से 17 लोग मर गए और 4 लोग इंजर्ड पाए गए, हालांकि उनको रेस्क्यू किया गया। ये जो फायर स्टार्ट हुई थी ये ग्राउंड फ्लोर पे स्टार्ट हो गई थी, और इसका कंप्लायंस अगर देखा जाए तो कोई कंप्लायंस पाया ही नहीं, क्योंकि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग थी और उसका किसी ने कोई भी फायर कंप्लायंस किया नहीं था, मतलब कोई भी कंप्लायंस का रिकॉर्ड यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला। इसका जो इवेंट का टाइमलाइन है उस प्रकार था। सुबह 5:15 से 5:30 बजे के बीच में इनिशियल इग्निशन हुआ, जो कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट था। ग्राउंड लेवल की जो दुकानें थी, ग्राउंड फ्लोर में आगे की तरफ दुकानें थी, वहां पे एक पर्ल का दुकान था, और उस दुकान के डिस्प्ले में, जो दुकान की डिस्प्ले लगी होती है, उस डिस्प्ले में शॉर्ट सर्किट हो गया और वहां पे इग्निशन शुरू हो गया। उसके बाद में तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे के बाद लोगों को 5:30 बजे लोगों को, बाहर के लोगों को धुआं और फ्लेम्स दिखने लगी। बहुत सारा धुआं वहां पे तैयार हो गया था लकड़ी जलने के कारण, पुरानी लकड़ी थी। 6 बजे बाहर के लोगों ने फायर ब्रिगेड को इमरजेंसी कॉल किया गया, और मतलब तकरीबन 45 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड को कॉल दिया गया। जब इग्निशन हुआ, फायर समझ में आई, उसके बाद लोगों ने 45 मिनट तक अपने घरेलू साधनों के द्वारा फायर को कंट्रोल करने की कोशिश की, जो नाकामयाब रही। इसके दौरान जो फायर थी वो बहुत जोर से वहां पे स्प्रेड हो गई, क्योंकि पुरानी लकड़ी थी, उसके कारण बहुत ही ज्यादा फास्ट फायर वहां पे स्प्रेड हो गई। एस्केलेशन ऑफ फायर बहुत तेजी से हो गया, और हालांकि 45 मिनट जो कीमती समय था वो उसमें चले गए, और इसके कारण 17 लोगों की जान खतरे में आ गई और लोगों की जान वहां पे चली गई। 6:20 कर फायर टेंडर वहां पे डिस्पैच किए गए। 20 मिनट में वहां पे फायर टेंडर पहुंचे और उन्होंने फायर को कंट्रोल करने का काम शुरू कर दिया। वहां के लोकल लोगों की मदद से उन्होंने वहां पे बिल्डिंग के दीवार में एक होल बनाया और उसके जरिए रेस्क्यू का काम किया। 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया।
और तकरीबन 9 बजे ये फायर कंट्रोल में लाई गई। इसका जो इफेक्ट था, इसका जो पॉसिबल कॉजेस थे वो किस प्रकार के थे। प्राइमरी जो इग्निशन सोर्स था वो देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट पाया गया। वो कहाँ पाया गया, जैसे कि मैंने बताया कि जो बाहर की दुकानें थी ग्राउंड फ्लोर पे, उसके एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड में एक शॉर्ट सर्किट हुआ और वो शॉर्ट सर्किट अंदर चला गया। मतलब जो केबल्स थी वहां पे, जो केबल्स वहां पे इंसुलेशन केबल्स का जलता चला गया और अंदर जिस बिल्डिंग में हम जहाँ पे एंटर करते हैं वहां पे एसी यूनिट लगा हुआ था, उस एसी यूनिट के कंप्रेसर में वहां पे ब्लास्ट हो गया। वो एक्सप्लोजन की वजह से वहां पे फायर और भी ज्यादा बढ़ गई, आग ज्यादा भड़क गई और अंदर वुडन का इंटीरियर होने की वजह से जल्दी से आग ने मतलब उसके पकड़ लिया। वहां पे स्मोक बहुत ज्यादा तैयार हो गया। वो स्मोक की वजह से जो अंदर लोग थे वो इनहेल नहीं कर पाए और वहीं पे ज्यादा डैमेज हुआ। मतलब जो लोगों की जानें चली गई है वो इनहेलेशन की वजह से, स्मोक इनहेलेशन की वजह से चली गई है। और वहां पे दूसरा एक कारण बताया जाता है कि जो 45 मिनट्स लोगों ने फायर फाइटिंग करने की कोशिश की घरेलू साधनों की, जैसे बाल्टी में पानी भर के लोग फेंक रहे थे, इसके कारण वो फायर कंट्रोल में नहीं आ रहे थे क्योंकि बहुत ब्लेस्टेज पे फायर चली गई थी, भड़क गई थी फायर और इसके कारण डिले के कारण वहां पे जाने चली गई। ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है। सबसे मेन कारण है वहां का वेंटिलेशन, क्योंकि बहुत नैरो एग्जिट्स थी वहां पे बिल्डिंग में एंटर करने के लिए और बाहर निकलने के लिए भी वही रास्ता था। इस नैरो एग्जिट की वजह से क्या हुआ कि ना भी कोई बाहर का रेस्क्यू करने के लिए जल्दी अंदर जा पा रहा था, ना अंदर के लोग अगर मतलब कॉन्शियस भी थे तो बाहर नहीं आ पा रहे थे। स्मोक इतना ज्यादा बढ़ गया था कि स्मोक की इनहेलेशन की वजह से वो लोग पूरा वहां पे उनका कॉन्शियसनेस चला गया और इसके कारण वो डेथ की तरफ, मतलब फायर की वजह से उनकी डेथ हो गई। सेकेंडरी फैक्टर जो था उसका कि मैंने जैसे बताया कि इमरजेंसी एग्जिट वहां पे था ही नहीं, एक एग्जिट था वो पूरा ब्लॉक था, उसका मेंटेनेंस भी कुछ नहीं था वहां पे। और एक पाया गया कि वहां पे जो टेरेस फ्लोर था, टेरेस फ्लोर का जो दरवाजा था वो भी लॉक था। इमरजेंसी के समय अगर कुछ ऐसा होता तो लोग टेरेस पे जाते और वहां से फायर ब्रिगेड के जो हाइड्रोलिक क्रेन से वो रेस्क्यू कर सकते, पर टेरेस का दरवाजा लॉक होने की वजह से वहां पे भी कोई चांसेस नहीं था रेस्क्यू करने का और अंदर के लोगों को भी बाहर आने का। दूसरा था कि सबसे मेन रीजन एब्सेंस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड प्रॉपर इलेक्ट्रिकल अर्थिंग। वहां पे कोई भी एक भी फायर एक्सटिंग्विशर, कंप्लेक्स तो था ही नहीं, बट एक भी फायर एक्सटिंग्विशर वहां पे उस बिल्डिंग में नहीं लगा हुआ था, बल्कि वहां पे पुराने टाइप का लकड़ी होने के बावजूद भी किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। और तीसरा कारण है डिलेड नोटिफिकेशन टू फायर सर्विसेज। मतलब फायर डिपार्टमेंट को 45 मिनट्स बाद वहां पे नोटिफिकेशन मिला, तो इस सब के कारण मतलब फायर को और ये डिजास्टर होने को ये सारे फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। इसका एनालिसिस यही है। वैसे देखा जाए फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में तो सारे पॉइंट्स नॉट अवेलेबल है। मतलब वहां पे फायर अलार्म सिस्टम होना चाहिए था, कोई भी रिहायशी बिल्डिंग है और वहां पे कमर्शियल दुकानें होती है तो वहां पे फायर अलार्म सिस्टम होना चाहिए, ताकि अगर धुआं तैयार हो जाए तो तुरंत वहां पे एक्शन लेने के लिए समझ में आ जाए। पर वहां पे कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था, तो स्प्रिंकलर सिस्टम भी नहीं था, पुरानी बिल्डिंग थी। फायर एक्सटिंग्विशर तो एटलीस्ट होने चाहिए थे, वो भी नहीं था, एक भी फायर एक्सटिंग्विशर वहां पे नहीं था। और फायर हाइड्रेंट लाइन की तो बात ही नहीं है। वहां पे जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स किया गया फायर ब्रिगेड की तरफ से, 20 मिनट में फायर ब्रिगेड के 11 टेंडर्स वहां पे पहुंच गए। लगभग 8 मिनट का स्टैंडर्ड टाइम उनको लगा और इन 11 फायर टेंडर्स ने वहां पे बहुत सारी कोशिश की फायर को कंट्रोल करने की, बट ये धुएं के कारण और जैसे मैंने पहले रीजंस बताए कि नैरो एग्जिट्स के कारण वो उनको प्रॉपर रेस्क्यू नहीं कर पाई। इसकी वजह से 17 लोगों की जान वहां पे चली गई। हालांकि 4 लोगों को बचाने में वो कामयाब हुए। इसके जो इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स थे वो लोकल लोगों ने यहाँ पे इस रेस्क्यू में बहुत एफर्ट्स लिया, उनको मदद की और दीवार तोड़ के वो लोग अंदर चले गए। तो लोकल्स ने यहाँ पे काफी इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स में हेल्प की। कम्युनिकेशन के लिए वहां पे कोई पीए सिस्टम नहीं था। मैंने जैसे कहा कि कोई भी इक्विपमेंट्स वहां पे नहीं थे, ना फायर फाइटिंग के थे, ना डिटेक्शन के थे, ना पीए सिस्टम के थे। कोई भी वहां पे मतलब अगर से ऐसी कोई अनहोनी होती है तो लोगों को सूचना देने के लिए वहां पे कुछ साउंड सिस्टम होना चाहिए, वो भी नहीं था। मतलब पब्लिक एड्रेस सिस्टम कुछ भी नहीं था। और ऊपर से फायर ब्रिगेड को जो डिलेड नोटिफिकेशन गया, मतलब यही बताया जा रहा है कि वो 45 मिनट्स की देरी इस बड़े डिजास्टर का सबसे बड़ा कारण बन गई। और जो एग्जिट्स और एंट्री थे वो तो उसके प्राइमरी मतलब है ही, सस्पेक्ट है ही। ये इसमें अगर हम लोग बिल्डिंग कोड और रेगुलेटरी कंप्लायंस की तरफ से देखना चाहेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेबल कोड्स कौन से हो सकते हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड
जो है अपना, उसका पार्ट 4 है, वो पार्ट 4 यहाँ पे एप्लीकेबल होना चाहिए था। हालांकि ये पुरानी बिल्डिंग है, पर जो लोकल अथॉरिटीज थी वहाँ पे उन्होंने इसके बारे में सारे बिल्डिंग्स को नोटिस देना उनका काम है। और इन बिल्डिंगों में नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत जो भी हम लोग मैक्सिमम कंप्लायंस अचीवमेंट कर सकते हैं वो करना चाहिए। ये यहाँ पे नहीं किया गया। यहाँ पे इन्फोर्समेंट के बारे में देखा जाए तो इनफ्रीक्वेंट इंस्पेक्शंस थे, मतलब कोई इंस्पेक्शन हुआ ही नहीं था बिल्डिंग का कभी, इसका कोई भी रिकॉर्ड मिला ही नहीं है कंप्लायंस का। इसमें जो कोल्ड डिफिशियंसीज पाई गई बिल्डिंग में जो है कि फायर रेजिस्टेंट मटेरियल जो है वो फायर रेजिस्टेंट मटेरियल का कुछ है ही नहीं था। मतलब पुराना इतना सारा लकड़ी का बिल्डिंग था पुराना, वहां पे फायर डोर्स होने चाहिए थे या एटलीस्ट फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होने चाहिए, तो कुछ भी ऐसा पाया नहीं गया वहां पे। और मिक्स्ड यूज ऑक्यूपेंसी होने के कारण मतलब वहां पे लूप होल से पता चला है कि मिक्स्ड यूज ऑक्यूपेंसी एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन है सेफ्टी का, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। और लैक ऑफ ओवरसाइट, करप्शन एंड रेगुलेटरी बॉडीज का, मतलब मैंने जैसे कहा कि सारी ओल्ड बिल्डिंग्स जो है गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, लोकल अथॉरिटीज ने इसको नोटिस जारी करना चाहिए, उनके रेगुलर कंप्लायंस होने चाहिए, चेक्स होने चाहिए, जो वहां पे किया नहीं गया था। इसकी वजह से आज 17 लोगों को जान अपनी गंवानी पड़ी है। इसका हम लोग थोरली एनालिसिस करेंगे तो 2024 में अगर खाली 2024 के फायर इंसिडेंट्स हम देखेंगे हैदराबाद में जो है, तो वहां पे टोटल 822 करोड़ का प्रॉपर्टी लॉस हो गया है। खाली 2024 की हम लोग बात कर रहे हैं। 2024 में जो फायर एक्सीडेंट हुआ है हैदराबाद सिटी में, उसमें टोटल 822 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो देख सकते हैं आप कि कितना बड़ा मतलब ये कंप्लायंस की तरफ अनदेखी है, कंप्लायंस को कितना मतलब नजरअंदाज किया जा रहा है। इस इंसिडेंट में 17 लोगों की जान चली गई, 4 लोग इंजर्ड हो गए, 20-25 लाख का इस बिल्डिंग का नुकसान हो गया, हालांकि पुरानी बिल्डिंग थी। तो इस रिव्यू को थोड़ा सा मतलब लोगों ने ध्यान में लेना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में ध्यान में लेना चाहिए। और इस वजह से जो इंसिडेंट होते, इसका जो लॉसेस, प्रॉपर्टी लॉसेस भी है और ह्यूमन लॉसेस भी है, ये काफी खतरनाक होता है, काफी गहरा होता है। तो इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिलता है, मतलब प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज जो रहती है वो किस तरीके की होनी चाहिए। यहाँ पे एनहांस फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग्स देने चाहिए। यहाँ पे बिल्डिंग की जो डिजाइन है उसमें इंप्रूवमेंट लाना चाहिए। अभी स्पेशली हम लोग बात करेंगे ओल्ड एज बिल्डिंग्स की, जैसे हैदराबाद सिटी, वहाँ पे ओल्ड एज बिल्डिंग्स काफी सारी है। तो अगर बिल्डिंग ओल्ड है तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है क्या अथॉरिटीज ने? ऐसा नहीं है, उसकी तरफ ध्यान बिल्कुल देना चाहिए। हालांकि जो नई बिल्डिंग बनती है तो उसकी तरफ, जब नई बिल्डिंग बनती है तो काफी सारे आर्किटेक्ट्स के ऊपर और बाकी के डिपार्टमेंट्स के ऊपर उसके रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। उनको रूल्स के अकॉर्डिंग वहां पे पूरा डिटेल्स में उनको पढ़ना पड़ता है, पूरे रूल्स को उनको फॉलो करना पड़ता है। बट पुराने बिल्डिंग्स की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, तो वहां पे डिजाइन कुछ जो पुराने बिल्डिंग की डिजाइन है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं क्या, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं क्या सेफ्टी के बारे में, इसके तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। ये केस स्टडी का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसमें इंस्पेक्शन के प्रोटोकॉल्स को एनहांस करना चाहिए लोकल अथॉरिटीज ने, कि इसका 6 महीने में एक बार इंस्पेक्शन होता है, बी फॉर्म देना पड़ता है, उसको थोड़ा सा और अच्छे से अमल में लाना चाहिए। और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स वहां पे रखनी चाहिए, जैसे हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गई, यहाँ पे काफी संकरी गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं। कुछ अगर फायर इंसिडेंट होता है तो फायर डिपार्टमेंट के टेंडर वहां पे पहुंच नहीं पाते, रेस्क्यू टाइम पे हो नहीं पाता और ऐसी कीमती जाने चली जाती है। तो ऐसी जगहों पर क्या कर सकते हैं हम, जहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद, डिजास्टर होने के बाद तुरंत पहुंचना मुश्किल है, ऐसी जगह पे अवेयरनेस हम लोग फैला सकते हैं। पहले से लोग अवेयर रहेंगे तो यहाँ पे एटलीस्ट ह्यूमन लॉसेस तो होंगे नहीं, और जो प्रॉपर्टी लॉसेस हो रहे हैं उसको भी हम काफी हद में कंट्रोल कर सकते हैं। तो अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए, हर 3 महीने में, 6 महीने में एक बार कैंपेन होना चाहिए। जैसे हम लोग सारे मतलब बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, उस तरीके के अवेयरनेस एक त्योहार होना चाहिए ऐसी जगहों पे जहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स को रिस्पॉन्ड देना मुश्किल होता है। अगर ये अवेयरनेस कैंपेन्स रहेंगे तो बहुत लेवल तक हम लोग एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मेन लेसन सीखने को मिला है हमें, तो वो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस ही है। ट्रेनिंग और जैसे कि मैंने कहा अवेयरनेस प्रोग्राम, ये कंटिन्यूसली यहाँ पे होने चाहिए। इसमें और एक बात है, इंपॉर्टेंस ऑफ अडहरिंग टू इलेक्ट्रिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। रेगुलर इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल चीजों का होना चाहिए, जैसे कि उसके
डिस्प्ले बोर्ड में आग लग गई और वहां से वो एसी की तरफ चले गई केबल्स की वजह से, और एसी में ब्लास्ट होके फिर बिल्डिंग में आग पकड़ गई। ये इलेक्ट्रिकल की वजह से हुआ है, पुअर इलेक्ट्रिकल थिंग्स, ओवरलोड ऑन इलेक्ट्रिकल थिंग्स, और प्रॉपर वहां पे अर्थिंग्स नहीं दिए गए थे। काफी सारे वहां पे रीजंस पाए गए हैं। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और स्पेशली ओल्ड बिल्डिंग के लिए गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलर इंस्पेक्शन किए जाने चाहिए इलेक्ट्रिकल्स के, और उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बिल्डिंग की तरफ से रेगुलरली किया जाना चाहिए। ये अपनी जान के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक पॉइंट, लास्ट का पॉइंट है कि यहाँ पे एटलीस्ट आपको स्मोक डिटेक्टर्स बिठाने चाहिए। स्मोक डिटेक्टर्स कई तरीके के मार्केट में मिलते हैं, आपको केबल्स वाले भी बिठा सकते हैं, वायरलेस में मिलते हैं, मतलब 500 रुपए से लेके 15,000 तक अलग अलग तरीके के स्मोक डिटेक्टर्स मिलते हैं, ताकि हमको तुरंत टाइम पे इंसिडेंट के बारे में पता चले। फायर एक्सटिंग्विशर एटलीस्ट हम लोग लगा सकते हैं, जहाँ पे पुरानी बिल्डिंग है, फायर हाइड्रेंट लगाना वहां पे मुश्किल है, दिक्कत देने वाला है, तो एटलीस्ट फायर एक्सटिंग्विशर रख सकते हैं आप। फायर एक्सटिंग्विशर्स और स्मोक डिटेक्शन सिस्टम लगाएंगे तो इसमें क्या होगा कि जो इस केस में 45 मिनट्स का डिले हुआ था वो डिले नहीं होगा। 5 मिनट में सबको पता चल जाएगा, अलार्म बजेगा, आजू बाजू के लोगों को सायरन बजेगा तो पता चलेगा यहाँ पे भाई कुछ हुआ है। वो तुरंत फायर ब्रिगेड को रिस्पांस, उनको तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। और फायर एक्सटिंग्विशर्स रहेंगे तो वहां पे लोकल्स भी तुरंत उसकी सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। तो ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर ओल्ड बिल्डिंग में होनी ही चाहिए। तो इस पर ये केस स्टडी गौर करती है। 3 पॉइंट्स हम ज्यादा यहाँ पे मतलब ब्राइट कर रहे हैं इस केस स्टडी के माध्यम से। तो आशा है कि इस बारे में आप सब लोगों को डिटेल में जानकारी मिल गई होगी, और इस तरीके के हादसे ना हो इसलिए ये लेसन्स हमें ध्यान में रखनी चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। तो आज की केस स्टडी में इतना ही। आगे और ऐसी केस स्टडीज हम लाएंगे और अवेयरनेस का काम अपना जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।